आज दोपहर से ही बहुत तेज बरसात हो रही थी और रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मुझे बादलों के गरजने और बिजली के चमकने से हमेशा से बहुत खौफ रहा है। ये मेरी शादी के बाद की पहली बारिश थी और मैं हमेशा यही सोचती थी कि शादी के बाद पहली बारिश में अब मैं अपने पति के साथ एंजॉय करूंगी। लेकिन मेरे पति को शाम होते ही फोन आ गया कि मौसम बहुत ज्यादा खराब है। बारिश के बाद सड़कें बंद हो गई हैं, इसलिए वो आज घर नहीं आएंगे और दफ्तर में ही रुकेंगे। जैसे ही बारिश रुकेगी तो दफ्तर से निकलेंगे। मैंने ये बात अपने ससुर को बता दी कि आज रमन घर नहीं आएंगे। मेरे ससुर ने कहा कि तुम परेशान ना हो और अपने कमरे में जाकर आराम से सो जाओ, फिक्र करने की कोई बात नहीं है। अक्सर इस बारिश के मौसम में वह दफ्तर में ही रुक जाता है। मैं ससुर को बताने के बाद अपने कमरे में वापस आ गई, लेकिन वक्त गुजर ही नहीं रहा था। बहुत मुश्किल से रात के 3 बजे और मूसलाधार बारिश ने मुझे अजीब तरह से खौफ से डर कर रख दिया था। बिजली की चमक से मेरी जान निकल रही थी। मेरे कमरे की खिड़की से बिजली की चमक दिखाई दे रही थी और अब मैं अकेली अपने कमरे में नहीं रह सकती थी। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना अपनी ननद जिया के साथ उसके कमरे में एक रात गुजार लूं। मैं डरते डरते बहुत मुश्किल से अपनी ननद के कमरे में जा पहुंची। डर के मारे मेरा बुरा हाल था। मेरी ननद का कमरा नीचे था मेरे ससुर के कमरे के साथ, जबकि मेरा कमरा ऊपर की मंजिल पर था। और शायद इसी वजह से मुझे ज्यादा डर महसूस हो रहा था, क्योंकि मैं ऊपर बिल्कुल अकेली थी। बारिश की वजह से घर की ज्यादा लाइट्स भी हम लोगों ने बंद की हुई थी। अंधेरे में संभल संभल कर सीढ़ियां उतरते हुए मैं अपनी ननद के कमरे के दरवाजे पर पहुंची। और जैसे ही मैंने दरवाजे को हाथ लगाया तो शायद वो अंदर से लॉक नहीं था, इसलिए दरवाजा खुल गया। मेरी ननद जिया के कमरे में हल्की रोशनी थी। बड़ी लाइट सब बंद थी, एक छोटी लाइट जल रही थी। अंदर कदम रखते ही जो मंजर मुझे नजर आया उसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे लगा कि शायद मुझे कोई गलतफहमी हो गई है, लेकिन आंखों देखा कैसे गलत हो सकता है। जिया की कुटी कुटी सिसकियां मुझे सुनाई दे रही थी और वो मेरे ससुर का विरोध कर रही थी जो मेरी आंखों के सामने थी। मैं अपनी जगह सुन होकर रह गई कि कोई बाप किस तरह अपनी बेटी के साथ ऐसा सलूक कर सकता है। मेरे कानों में गिरती कमीज और ससुर के खुले गिरेबान ने मुझ पर बहुत कुछ प्रकट कर दिया था। उस वक्त तो मुझे मेरा ससुर एक वैसी दरिंदा मालूम हो रहा था जो जिया पर जुल्म का पहाड़ तोड़ रहा था। जिया एक बिन माँ की बच्ची थी जिसकी माँ अरसा पहले चल बसी थी। न जाने जिया के ऊपर ये सितम कब से हो रहा था। और आज मुझे समझ आया कि जिया का रवैया ऐसा क्यों था। उसकी खोई हुई आंखों का राज मुझे पता चल गया था। मैं उस घर में आज से 6 माह पहले शादी होकर आई थी। मैं और रमन एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और रमन ने मुझे वही पसंद किया था। यूनिवर्सिटी पूरे होने के बाद जैसे ही रमन की नौकरी लगी उसने फौरन ही मेरे घर रिश्ता भेज दिया। रमन एक सुलझा हुआ और नेक लड़का था और नौकरी वाला भी था। रमन की फैमिली में सिर्फ उसके पापा और एक छोटी बहन थी। रमन का घर भी अपना ही था। ऐसी कोई बात नहीं थी जिसकी वजह से मेरे घर वाले रिश्ते पर एतराज करते। मेरे घर वालों ने जिस किसी से भी मालूम किया सबने यही बताया कि रमन और उसके पापा इज्जतदार लोग हैं। रमन के पापा कुछ वक्त मांगने के बाद मेरे घर वालों ने रिश्ते की हामी भर दी और यूं कुछ ही वक्त में मेरी और रमन की शादी हो गई। शादी से पहले ही मैंने सुन रखा था कि जब घर में एक छोटी और कुंवारी ननद मौजूद हो तो निभाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो अपने बाप और भाई की लाडली होती हैं। पर मैं भी यही सोचकर अपने ससुराल आई थी कि आज की वजह से मुझे कुछ मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन जिया अपने कमरे में चली जाती थी। मेरे ससुर अक्सर ही उससे कहा करते थे कि हर वक्त कमरे में अकेला ना रहा करो, बाहर निकलकर हमारे साथ बैठा करो। लेकिन जिया उनकी बातों का कोई जवाब नहीं देती और जब मैं बहुत पूछती तो वो कहकर बात खत्म कर देती कि उसे पढ़ाई करनी होती है। जब यही बात मैं रमन से कहती कि जिया तो बिल्कुल ही खामोश रहती है, तो रमन मुझसे कहते कि वो हमेशा से ऐसी नहीं थी, माँ की मौत ने उसे ऐसा बना दिया है। जब हमारी माँ जिंदा थी तो वो सबके साथ अच्छे से घुल मिलकर रहती थी, लेकिन अब वह बिल्कुल बदल गई है। और बेहतर यही है कि तुम भी उसे कुछ ज्यादा ना कहो। पापा उसका बहुत ख्याल रखते हैं, थोड़े वक्त में वो खुद भी संभल जाएगी। मैंने भी ये सोचकर जिया से बात करना छोड़ दी। अच्छा ही है कि वो घर के किसी मामले में नहीं पड़ती और मुझे उसकी तरफ से किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है, वरना मेरी दोस्त की एक कुंवारी ननद ने तो उसके नाखून चने चबवा दिए थे। और सही मायनों में मैं भी यही समझ रही थी कि मेरे साथ भी जिया ऐसा ही कुछ करेगी, क्योंकि मेरे ससुर उससे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे।
उसकी छोटी छोटी बात का ख्याल करते थे। अगर वो खाना खाने ना आती तो वो खुद उसके कमरे में खाना लेकर जाते और अपने हाथ से खाना खिलाते हैं। ज्यादातर वो उसके कमरे में ही होते थे, लेकिन जिया का रवैया उनके साथ बिल्कुल ही अलग था। वो जल्दी अपने पापा की किसी बात का जवाब नहीं देती। अगर मेरे ससुर उसके लिए कोई चीज भी लेकर आते थे तो उसका अंदाज बिल्कुल ऐसा होता जैसे उसके लिए ये बात कोई मायने नहीं रखती। मुझे अक्सर उसका अंदाज कुछ अजीब सा लगता, क्योंकि माँ के बिछड़ने के बाद तो औलाद को अपने बाप से और भी ज्यादा प्यार हो जाता है, लेकिन वो तो अपने बाप से कोसों मील दूर भागती थी। मेरे ससुर जितना उसका ख्याल रखती थी उतना मेरा भी ख्याल रखते थे। मुझे अपने ससुराल में किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं थी और मैं एक अच्छी जिंदगी गुजार रही थी, तो मैं जिया के रवैये के बारे में ज्यादा सोचती भी नहीं थी। जब शादी के शुरू के दिनों में मैंने अपनी माँ को जिया के अजीब रवैये के बारे में बताया, उन्होंने कहा कि खुदा का शुक्र अदा कर और अपने काम से काम रख, ऐसा ना हो कि उसे छेड़कर अपने लिए मुसीबत पैदा कर ले। मुझे अपनी माँ की बात बिल्कुल ठीक लगी थी। उस दिन के बाद से मैं कभी जिया से खुद बात नहीं करती। मैं और अमन रात के खाने के बाद जल्दी ही ऊपर की मंजिल पर बनने अपने कमरे में आ जाते थे और फिर सारी रात नीचे ना जाते। हम दोनों की एक अलग ही दुनिया थी। हम दोनों एक साथ पूरे थे, इसलिए हमें अपने आसपास कुछ गलत होने का एहसास नहीं होता था। एक दिन मेरे ससुर बहुत सारे फल लेकर आए और जैसे ही जिया स्कूल से आई तो वे उसे अपने पास बैठाकर फल काटने लगे। जब उन्होंने जिया को फल खाने को दिए तो जिया ने बहुत चिढ़ मन से फल खाने से इनकार कर दिया, तो वो जबरदस्ती अपने हाथों से उसके मुंह में फल डालने लगे। मैं वहीं बैठी बैठी सब्जी बना रही थी। ये देखकर सोचने लगी कि जिया कितनी खुश नसीब है जिसे इतना प्यार करने वाला बाप मिला है, लेकिन उसे कदर ही नहीं। कुछ देर तो उसने फल खाया, लेकिन इसके बाद अचानक ही तेजी से वो उठकर अपने कमरे में चली गई। मैंने बहुत हैरानी से उसे जाता देखा तो मेरे ससुर ने मेरी नजरें बांप ली और कहने लगे कि मेरी बेटी मुझसे नाराज है, इसलिए वो इस तरह का रवैया रखती है। उसे लगता है कि अगर मैं वक्त पर उसकी माँ का सही इलाज करवा देता तो आज उसकी माँ हमारे साथ होती। लेकिन सच तो यह है कि खुदा ने उसकी माँ की जिंदगी इतनी ही लिखी थी। मैंने इसकी माँ के इलाज के पीछे बहुत पैसा खर्च किया और दिन रात भागता रहा, लेकिन उसकी माँ की किस्मत में मौत लिखी थी। मैं तो खुद उसकी माँ के जाने पर बहुत दुखी हूँ, लेकिन जिया को यह बात कैसे समझाऊं। अपने ससुर की आंखों में आंसू देखकर मेरा दिल पसीज गया। उम्र के इस हिस्से में वो किस कदर बीवी की जुदाई के साथ साथ औलाद का दुख भी झेल रहे थे। मैंने बहुत प्यार से अपने ससुर से कहा कि पापा आप परेशान ना हो, वक्त के साथ साथ जिया खुद ही समझ जाएगी, आप अपनी कोशिश जारी रखें। मेरी बात पर सर हिलाते हुए वह फल की प्लेट उठाए जिया के कमरे की तरफ चले गए और मैं मुस्कुरा दी। शाम तक वो जिया के साथ इस कमरे में ही थे, यहाँ तक कि मैंने खाना भी पका दिया और सफाई भी कर दी। पहले मैंने सोचा कि मैं भी जिया के कमरे में जाकर उन दोनों के साथ बैठ जाऊं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि उन दोनों बाप बेटी के बीच में भला मेरा क्या काम है, और मैं अपने कमरे में वापस आ गई। हमारे घर में रोज का यही था, मेरे ससुर जिया के पीछे पीछे उसके नखरे उठाते फिरते और जिया उन्हें बहुत नखरे दिखाती। कभी कभी तो मुझे जिया से जलन महसूस होती। वो कितनी खुश नसीब है कि उसे उसका बाप हर चीज देने को तैयार है, जबकि मेरे घर में मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं अपने बाप की पांचवी बेटी थी। ऐसा नहीं था कि मेरा बाप मुझसे प्यार नहीं करता था, लेकिन जैसी मोहब्बत मेरी ससुर जिया से करते थे ऐसी मोहब्बत और इज्जत मेरे बाप ने कभी मुझे नहीं दी थी। मेरा बाप तो हम बेटियों में से एक फासले पर रहता था और हमारे तरफ से जो कोई भी बात होती तो वो हमारी माँ से ही कहता। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरे ससुर का जिया के पीछे पीछे फिरने का असल मकसद क्या है। अगर बारिश इतनी तेज न होती और बिजली कड़कने की आवाज से मेरी जान न निकली होती तो शायद मैं सब कुछ जान ही नहीं पाती कि मेरा ससुर तो अपनी ही बेटी को अपने सुख के लिए बर्बाद कर रहा था। जैसे ही उस रात में कमरे में दाखिल हुई तो यह देखकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई कि मेरा ससुर जिया को जबरदस्ती जकड़कर उसके साथ बहुत ही खराब सलूक कर रहा था और वो इस कदर डूबा था कि उसे मेरे आने की खबर न हो सकी। मेरे ससुर पर पूरी तरह शैतान सवार था और जिया जो कि बिल्कुल सहमी सी थी, अपने बाप के रहम करम पर थी। उसकी सिसकियों से सारा कमरा गूंज रहा था। वो हल्की हल्की विरोध कर रही थी, लेकिन शायद उसके अंदर जान बाकी नहीं रही। ना जाने वो कब से सब कुछ सह रही थी। उसका चुपचाप रहना, उसने अपने बाप से चिढ़ना, खुद को कमरे में बंद रखना, उसकी एक आदत के पीछे छुपी हुई वजह मुझे आज समझ आई थी।
जैसे ही मेरे ससुर को मेरी मौजूदगी का एहसास हुआ, वो सारा काम छोड़कर पलटे और मुझे खड़ा देखकर हक्का बक्का रह गई। शायद उन्होंने सोचा भी नहीं था कि मैं रात के इस वक्त अपने कमरे से निकलकर नीचे भी आ सकती हूँ। मुझे देखकर उनके चेहरे के रंग बदल गए और वे घबरा गए। हकलाते हुए मुझसे पूछने लगे कि बहू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें कुछ चाहिए? मैंने आगे बढ़कर जिया का हाथ पकड़ा, उसे अपने पीछे छुपा लिया। वो बुरी तरह से कांप रही थी। मैंने कहा कि बेहतर यही है कि आप अभी और इसी वक्त यहाँ से निकल जाएं। आप जैसे बाप को तो बीच चौराहे पर सूली पर लटका देना चाहिए, ताकि आइंदा कोई ऐसी दरिंदगी का निशाना न बने। यह सुनते ही मेरे ससुर एकदम से गुस्से में आ गए और कहने लगे कि ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। जिया ने मेरे खिलाफ तुम्हारे कान भर दिए हैं, तभी ऐसी बातें कर रही हो। मैं अपने ससुर की बात पर हैरान रह गई, क्योंकि मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। मैंने गुस्से में कहा कि आप नीच इंसान हैं और इतना बड़ा गुनाह करने के बावजूद भी आपको जरा सा पछतावा नहीं। मैं आपसे आखिरी बार कह रही हूँ, अगर आप अभी और इसी वक्त यहाँ से नहीं गए तो मैं पुलिस को फोन करके बुला लूंगी। मेरी जरा सी धमकी से डरकर वो कमरे से बाहर निकल गई और मैंने जल्दी से कमरे का दरवाजा बंद किया। जिया की हालत बहुत खराब थी और मैं भी बहुत ज्यादा डर गई थी, लेकिन ना जाने मैंने कैसे इतनी हिम्मत कर ली। मैंने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। वो फूट फूट कर रोने लगी। ना जाने कितने अरसे का गम उसके दिल में जमा था, इसलिए मैंने उसे रोने दिया। और जब रो रो कर उसका दुख कुछ कम हुआ तो उसने मुझे खुद ही बताना शुरू कर दिया कि वो 13 साल की थी जब उसकी माँ की शादी मेरे ससुर से हुई। जिया की इस पहली लाइन पर ही मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा और पूछ, बेटी, क्या तुम रमन की पापा की बेटी नहीं हो? जिस पर रिया ने ना में सर हिला दिया और बताने लगी, जब वो 10 साल की थी तो उसके सगे बाप ने उसकी माँ को तलाक दे दी थी और जिया को भी उसकी माँ के हवाले कर दिया था, जबकि जिया की माँ उसको नहीं लेना चाहती थी। जिया ने बताया कि उसकी माँ का ये मानना था कि जिया की मौजूदगी में वह दूसरी शादी नहीं कर सकती और उसे जिया की खातिर सारी जिंदगी अपने जज्बात को मारना होगा। लेकिन फिर अचानक ही जिया की माँ ने रमन के पापा से शादी कर ली। रमन के पापा जिया की माँ के साथ साथ जिया का भी बहुत ख्याल रखते थे। जिया की माँ बहुत खुश थी कि उसे इतना अच्छा पति मिल गया है जो उसकी बेटी को भी चाहता है, लेकिन वह नहीं जानती थी कि रमन के पिता की नीयत में खोट है। जिया ने बताया कि जब उसकी माँ की जिंदा थी, रमन के पापा उस वक्त भी जिया के साथ बहुत अजीब हरकतें करते थे। जिया की उम्र 13 साल हो चुकी थी और वो जवानी के दहलीज पर कदम रखने वाली थी। उसे सही और गलत का अंदाजा होने लगा था। वो समझ रही थी कि उसका दूसरा बाप जिस अंदाज से उसे देखता है और हाथ लगाता है वह गलत है। जिया सिसकियां बढ़ते हुए बता रही थी कि रमन के पापा उसकी माँ की मौजूदगी में भी उसे जबरदस्ती अपने कमरे में सोने पर मजबूर करता और जब उसकी माँ गहरी नींद में होती तो वो जिया को परेशान करने लगता। कुछ वक्त जिया ये सब कुछ बर्दाश्त करती रही, लेकिन फिर एक दिन उसने अपनी माँ से इस बारे में बात की तो उसकी माँ ने उस पर भरोसा करने की बजाय उसके मुंह पर एक थप्पड़ जड़ दिया और कहने लगी कि तुम्हें शर्म नहीं आती, अपने बाप के बारे में ऐसी बातें करती हो। वो हर वक्त तुम्हारा ख्याल रखते हैं और तुम उन्हीं के किरदार को गंदा कह रही हो। मेरी सगी माँ ने ही मुझ पर भरोसा नहीं किया तो मैं किसी और से क्या गिला करती। दिन गुजरने के साथ साथ मेरा ये दूसरा बाप शेर होता जा रहा था। जैसे जैसे मैं जवान हो रही थी उसकी नीयत और खराब होती जा रही थी। पहले तो वो सिर्फ मुझे थोड़ा बहुत ही तंग करता था, लेकिन जैसे जैसे मैं जवान हो रही थी और वो अपनी हर हद पार करता जा रहा था, वो एक दिन ऐसा हुआ कि जब उसने सारी हदें तोड़ दी। मेरी माँ किसी काम से बाजार गई थी और जब वापस आई तो उसने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया और इसके बाद वो मुझे ही कसूरवार ठहराने लगी कि मैंने उसके पति को बहकाया है और मैं एक आस्तीन में छुपी नागिन हूँ जिसने अपनी माँ का घर खराब किया है। मैंने अपनी माँ को लाख समझाने की कोशिश की कि मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं तो खुद हालात की सताई हूँ, लेकिन मेरी माँ को बिल्कुल भी यकीन न आया और उससे ये बात बर्दाश्त ना हुई। उसे दिल का दौरा पड़ गया। कुछ दिन अस्पताल में रहने के बाद वो जिंदगी की बाजी हार गई, लेकिन जाने से पहले उसे इस बात का एहसास हो गया था कि कसूरवार मैं नहीं बल्कि उसका पति है। मेरी माँ ने मरने से पहले मुझसे माफी मांगी, लेकिन मुझे उस माफी की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि अगर मेरी माँ पहले ही दिन मेरी बात का यकीन कर लेती तो ये नौबत यहाँ तक नहीं आती
और मैं यूँ रोज रोज अपने ही सौतेले बाप के हाथों बर्बाद ना होती। माँ के मरने के बाद पहले तो मैंने सोचा कि मैं ये घर छोड़कर कहीं चली जाती हूँ, लेकिन फिर मुझे इस बात का एहसास हुआ कि एक अकेली औरत के लिए ये सारा जमाना ही एक दरिंदा है। और मैं तो बिल्कुल जवान लड़की थी, मैं इस घर को छोड़कर जाती भी कहाँ, मेरे साथ भी यही सब कुछ होता। मजबूरन मुझे अपनी किस्मत से समझौता करना पड़ा। मैंने कभी ये बात रमन भाई को नहीं बताई, क्योंकि मुझे डर था कि अगर अमन भाई मेरी बात का भरोसा नहीं करेंगे तो मैं कहाँ जाऊंगी। मेरी माँ के मरने के 6 साल होने वाले हैं और इन गुजरे 6 सालों में हर दिन मेरे सौतेले बाप ने मेरे साथ ऐसा ही सलूक किया है। मैंने जिया के हाथों को अपने हाथों में दबाया और उसे यकीन दिलाया कि आज के बाद उसके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने उससे कहा कि अगर तुम पहले ही मुझे ये सब बता देती तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करती। जिस पर जिया हंसी और कहने लगी, मैं वो हूँ जिस पर उसकी माँ ने भरोसा नहीं किया तो आप कैसे करती। जिया की हंसी में छिपे दर्द ने मेरा दिल छलनी करके रख दिया। बारिश अभी तक थमने का नाम नहीं ले रही थी, लेकिन सुबह होने के साथ साथ बारिश का जोर टूटने लगा। मैंने बाकी की रात जिया के साथ उसके कमरे में ही बंद होकर गुजारी। बारिश बंद होने के बाद जैसे ही रमन घर आए तो मैंने हिम्मत करके उनके सामने सारा सच बयान कर दिया। उनके लिए इस बात को कबूल करना बहुत मुश्किल जरूर था, लेकिन नामुमकिन नहीं था। वो भी जिया के बदले हुए रवैये को बहुत ज्यादा महसूस करते थे, लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इसके पीछे उनके बाप का हाथ है। रमन गुस्से में अपने बाप के कमरे में गए। वो बिस्तर पर लेटे थे। रमन ने उन्हें आवाज दी, लेकिन उनके जिस्म में कोई हरकत ना थी। रमन ने आगे बढ़कर उन्हें हिलाया तो उनकी गर्दन एक तरफ मुड़ गई। रमन ने फौरन ही डॉक्टर को बुलाया तो पता चला कि रमन के पापा की मौत हो गई है। रमन के पापा जान गए थे अब उनका सच रमन के सामने आने वाला है, और शायद इसलिए वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सके। उनका बेटा उनकी हकीकत जान जाएगा, और इसलिए दिल का दौरा पड़ते ही वो भूखे पर दम तोड़ गए। उनकी मौत ने जिया को हर दिन मरने से तो बचा लिया था। तलाक तो पति पत्नी के बीच होती है, लेकिन उनके बच्चे सारी जिंदगी के लिए बर्बाद होकर रह जाते हैं। हमारे बीच में न जाने कितनी बच्चियां जिया जैसी हैं जो अपने सौतेले बाप के जुल्मों सितम का शिकार हैं। पति पत्नी को एक दूसरे को छोड़ देने से पहले अपने मासूम बच्चों पर जरूर नजर डालनी चाहिए, ताकि कोई बच्ची किसी दूसरे के हाथ का खिलौना ना बन सके। और अगर कोई अपने आसपास किसी का भी बदला हुआ रवैया देखे तो उसे नजरअंदाज बिल्कुल ना करे, बल्कि उसको समझने और जानने की कोशिश करें। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।